हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मैं बता दूं कि ये इन्फ्लेशन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियोस थे उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को और मुद्रास्फीति के कारणों को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन में सम पीपल माइट गेन एंड सम पीपल माइट लूज। तो इसका जो प्रभाव है वो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए एक समान नहीं है। तो हम एक एक करके एक एक स्लाइड में देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है अलग अलग वर्ग के लोगों के ऊपर किस प्रकार पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, इसका मतलब उत्पादकों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद निवेशकों पर प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद मजदूरी करने वालों पर प्रभाव, दैट इज वेज अर्नर्स। फिर उपभोक्ताओं पर प्रभाव, दैट इज कंज्यूमर्स पे इफेक्ट। एंड देन इफेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई है, this is basically effect of inflation on distribution of income. इसके अलावा भी कुछ आर्थिक प्रभाव हैं, अदर इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे, उसके नैतिक प्रभाव को हम डिस्कस करेंगे और पॉलिटिकल इफेक्ट जिसे हम राजनीतिक प्रभाव भी बोल सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सारे इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों पर प्रभाव। इन वीडियोस के हेल्प से आप नोट्स भी प्रिपेयर कर ले ताकि एग्जाम के समय आपकी तैयारी आसान हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स। तो इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स को पढ़ने से पहले आपको प्राइस एंड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना होगा। सपोज हम एक पेन बना रहे हैं, पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसमें मेरा लागत पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है 8 रुपए। अब हम उसको 8 रुपए में तो मार्केट में नहीं बेचेंगे, हम अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे। तो सपोज हम उसका प्राइस है 10 रुपए। तो 8 रुपए का मेरा लागत है और प्राइस कितना है 10 रुपए, तो मुझे कितने का मुनाफा हुआ 2 रुपए। अब इन्फ्लेशन के समय क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मेरा लागत तो अभी उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। तो मेरा लागत जो है, कॉस्ट जो है, दैट इज ₹8 और प्राइस 10 रुपए से कितना हो गया है, 12 रुपए। ये हम लोग एक कमोडिटी के एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तभी हम उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। लेकिन आप अभी इस उदाहरण से समझिए ताकि आपका जो कॉस्ट और प्राइस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो सपोज लागत मेरा था 8 रुपए, अब उसका प्राइस कितना हो गया, 12 रुपीज। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 रुपए। तो इन्फ्लेशन के समय एक आर्टिफिशियल प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों को लाभ होता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल क्या बात है कि जो उत्पादन लागत है उसमें उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती है। ठीक है, और प्रोडक्शन के प्रोसेस में समय लगता है, तो जो रॉ मटेरियल है वो तो पहले ही खरीद लिया जाता है और उसके बाद अगर कीमत बढ़ जाता है तो हम कम लागत में ही उत्पादन करके जो भी मेरा उत्पादक माल है, जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम ज्यादा ज्यादा दामों में बेचते हैं, तो उससे प्रोड्यूसर्स को क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो लेट अस रीड। During inflation, the producers and businessmen gain in the short period. और ऐसा क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि जो cost of production है, उत्पादन लागत है, that does not rise as fast as the price of their product. ठीक है, तो उससे क्या क्रिएट होता है, एक आर्टिफिशियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जिस कारण से हायर प्राइस मिलने के कारण उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता है जब वो अपने कमोडिटीज को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, फिर हो सकता है उनके पास पहले से ही स्टॉक में बहुत सारा गुड्स हो, तो जब प्राइसेस बढ़ता है तो उनके स्टॉक का भी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो जब वो अपने स्टॉक कमोडिटीज को बेचते हैं, जो कमोडिटीज उन्होंने संग्रहित करके रखा है उसे बेचते हैं, तो उन्हें भी क्या होता है, उसमें भी उन्हें क्या मिलता है, बहुत प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि ये प्रॉफिट इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर लागत भी बढ़ने लग गया उसी अनुपात में।
सपोज हम कमोडिटी का प्राइस रखे थे 10 रुपीज और कॉस्ट था 8 रुपीज। अब मान लो प्राइस बढ़ जाता है 10 रुपए से 12, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो अगर कॉस्ट भी 8 रुपए से 11 रुपए हो जाता है तो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन 2 रुपए से 1 रुपए हो जाएगा। इसलिए मैंने इसकी कंप्लीट इम्पैक्ट को यहाँ लिख दिया है कि अगर वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर लागत जो है वो भी बढ़ने लग गया, ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट था इन्फ्लेशन का, फेवरेबल इम्पैक्ट प्रोड्यूसर्स पे, उत्पादकों पर जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उस केस में उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑल्सो, और अगर प्राइस लेवल लगातार बढ़ते गया तो जो कंजम्पशन है उनके प्रोडक्ट का, जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे उनके प्रॉफिट्स को नुकसान, मतलब उन्हें क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स। तो नॉर्मली प्रोड्यूसर्स गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सो लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। तो आपको ये ध्यान रहे कि इन्वेस्टर्स, इस कैटेगरी में हम किन लोगों को शामिल करेंगे? तो इस कैटेगरी में हम उन लोगों को सम्मिलित करेंगे जो कि उद्योग में या व्यवसाय में अपने धन का निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड्स को, और उससे वो आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊंगी आफ्टर यू गेट टू नो कि ये दो कैटेगरीज क्या है। हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स वो होंगे जिन्हें जो आय प्राप्त होता है अपने इन्वेस्टमेंट से वो निश्चित है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में चले जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डिबेंचर होल्डर्स दे अर्न अ फिक्स्ड सम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स के बारे में, जिनके आय में परिवर्तन होगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है, उसके आधार पर उन्हें जो रिटर्न मिलेगा वो फ्लक्चुएट करता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो इन दोनों पर अलग अलग पड़ेगा। शेयर होल्डर्स पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अलग होगा और डिबेंचर होल्डर्स पे इम्पैक्ट अलग होगा। देखा जाए तो शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स दोनों ही इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टर्स में दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक फिक्स्ड इनकम वाले और एक जिनका इनकम जो है वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि इन दोनों पे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, अलग अलग। तो सबसे पहले रीड करते हैं कि शेयर होल्डर्स पर इसका क्या असर होगा इन्फ्लेशन का। So persons who hold shares or stock of companies, they will gain. ये मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर वर्ग के जो लोग हैं इन्हें इन्फ्लेशन से दे बी गेनिंग या उन्हें नुकसान होगा, तो इसलिए आपको उस तरीके से भी याद रखना है। तो जो शेयर्स या स्टॉक खरीदते कंपनी का वो गेन करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन के समय कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ता है, तो बिजनेस एक्टिविटी भी क्या होता है, बढ़ता है। और जहां बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज आएगा, और कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब डिबेंचर होल्डर्स जो है, जो इन्वेस्ट करेंगे डिबेंचर्स में, उन्हें लॉस होगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि उन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक फिक्स्ड सम मिलेगा। ठीक है, तो उनको जो मिलने वाला आय है वो क्या है, निश्चित। और अब अगर कीमत बढ़ जाता है तो उनका निश्चित आय जो उन्हें प्राप्त होगा, उनका जो परचेजिंग पावर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे तो आपको शेयर होल्डर्स के बारे में बात करना होगा और डिबेंचर होल्डर्स अलग अलग इसलिए बात करना होगा क्योंकि दोनों पे जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो याद रखना है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दे विल लूज, व्हाई? क्योंकि उनका जो रियल इनकम है, वास्तविक आय है, वो गिर जाएगा, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें जो आय प्राप्त हो रहा है वो तो फिक्स्ड है। अब पहले के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, लेकिन उनका आय तो है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, तो जिस कारण से उन्हें क्या झेलना पड़ेगा, नुकसान। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑन वेज अर्नर्स, जो मजदूरी करके कमाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम किन लोगों को शामिल करेंगे, जो अपनी सेवाओं की बिक्री करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं।
ठीक है। तो वेज अर्नर्स पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उन्हें गेन होगा या वो लूज करेंगे, वो डिपेंड करता है उनके ट्रेड यूनियन के स्ट्रेंथ पर। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो ट्रेड यूनियंस होता है या जो संगठन होता है लेबरर्स का, श्रमिक संघ होता है, तो वो उन संगठनों द्वारा वो अपने मालिकों पर दबाव डालते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तो दे ट्राई टू प्रेशराइज देयर ओनर्स, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है तो हमारा जो वेजेस है उसको बढ़ाइए, हमें महंगाई भत्ते दिए जाने चाहिए, डियरनेस अलाउंस दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये किस हद तक वो उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, उस पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उन पर होगा या नहीं होगा। अगर उनका जो यूनियन है वो स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो लोग अपने वेजेस को कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं, और जिस कारण से अपने आप को इन्फ्लेशन के प्रभाव से बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि कीमत निरंतर बढ़ते रहता है और मजदूरी जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। लेकिन हमें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियंस, हमें ये कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली और जो यूनियंस है वो एग्जिस्ट करते हैं और वे महंगाई बढ़ने पे ओनर्स पे, मालिक पर अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उन पर कम पड़ेगा कंपेरेटिवली, लेकिन अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा और उनका वेजेस अगर नहीं बढ़ता है तो उन्हें इन्फ्लेशन के बैड इफेक्ट्स को झेलना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल रीड इट नाउ। Wage earners will gain or not depends upon what? Strength of the labor unions। और लेबर यूनियन क्या करता है? They pressurize their owners, अपने मालिक को उन लोग प्रेशराइज करते हैं कि उनके जो वेजेस हैं उन्हें बढ़ाया जाए इन अकॉर्डेंस विद द राइजिंग प्राइसेस, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है तो उनको मिलने वाला जो मजदूरी है, वेजेस है, उसे भी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस होता है वो इसके लिए भी वो लोग डिमांड करते हैं, लेबरर्स। ओके, सो इफ देयर यूनियंस आर स्ट्रॉन्ग तो अपना वेजेस वो लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं और ऐसा करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन ये याद रखना है कि इंडिया में लेबर का जो बार्गेनिंग पावर है वो अभी भी लो है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन वेज अर्नर्स इतना ही है। सो विल नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और इस रूप से अगर देखें तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो सब पर ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम उपभोक्ता के आय को ना देखें, ठीक है, तो इन्फ्लेशन का हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में जब कीमत बढ़ता है तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, जीवन यापन की जो लागत है उसमें वृद्धि होती है और उन लोगों के लिए स्पेशली और परेशानी बढ़ जाती है जिनका इनकम इन्फ्लेशन के दौरान नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन के दौरान उपभोक्ता का इनकम भी बढ़ जाता है तो उस पर प्राइस बढ़ने का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि नहीं होती है और कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि उपभोक्ता का जो वास्तविक आय होगा, रियल इनकम जो होगा, परचेजिंग पावर जो होगा वो घटता जाएगा और उपभोक्ता हो सकता है कि अपनी जरूरतों को पूरा ना कर पाए और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जीवन स्तर जो है वो भी गिर जाता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स में याद रखना है कि इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम इनकम को इग्नोर करें तब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन अगर इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, जिनका आय जो है वो स्फीति काल में बढ़ जाता है उनके लिए बहुत अधिक हानि का विषय नहीं है, लेकिन स्पेशली जिनकी आय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो उन्हें मुद्रास्फीति के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, ठीक है। Now let us talk about the effect on debtors and creditors। इसका मतलब है ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो डेटर होता है वो गेन करता है और जो क्रेडिटर होता है जिसने उधार दिया था वो लूज करता है। तो ये पहले आपको याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जो डेटर होता है वो गेन करता है और जो क्रेडिटर होता है वो लूज करता है। ठीक है, अब ये कैसे है पॉसिबल? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो क्रेडिटर होता है वो जो भी ऋण देता है, जो भी लोन देता है, तो उसमें जो ब्याज दर होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो जब प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस लेवल बढ़ता है, तो उसमें जो ब्याज दर डिसाइडेड है वो नहीं बढ़ता है। तो जो डेटर होता है वो सेम अमाउंट रिटर्न करता है। डेटर अपने क्रेडिटर को सेम अमाउंट रिटर्न करता है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो 100 रुपया डेटर ने बोरो किया था वो वही 100 रुपया उसे रिटर्न कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के समय उस 100 रुपए का जो वैल्यू है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो घट जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो डेटर होता है वो गेन करता है और जो क्रेडिटर है वो क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, सो आई जस्ट रीड फॉर यू। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, मतलब बढ़ती कीमतों की अवधि के दौरान जो डेटर होता है वो क्या करता है, वो गेन करता है, क्योंकि वो जो लौटाता है उस समय वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है और जिस समय उसने लोन लिया था उस समय वैल्यू ऑफ मनी क्या था, ज्यादा। और जो क्रेडिटर होता है वो क्या करता है, वो लूज करता है। ठीक है, तो दो द डेटर्स रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी, मैंने बताया उसने 100 रुपए बोरो किया था डेटर ने, लेकिन वो लौटा भी 100 ही रुपए रहा है, लेकिन वो लेस पे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वो लेस कैसे है गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में, क्योंकि जब कीमत बढ़ता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि जब उसने बोरो किया था 100 रुपए, उस 100 रुपए में से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा सकता था। अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, तो वो जो 100 रुपए है अब उससे उन वस्तुओं को खरीदा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो चुका है, घट चुका है। ठीक है, और एक और बात जो आपको ध्यान रखना है कि जो लोन्स ऑलरेडी दिया गया है उस पे जो ब्याज दर है वो बढ़ता है नहीं। एज अ रिजल्ट जो परचेजिंग पावर होता है, जो इंटरेस्ट भी रिसीव कर रहा है क्रेडिटर, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे देखा, कंज्यूमर्स पे देखा, इन्वेस्टर्स पे देखा। तो अलग अलग वर्ग के लोगों पे जो हमने ये इफेक्ट देखा है, तो आपको ये याद रखना है कि पॉइंट ई तक, ये जो पॉइंट है यहां तक जो भी इफेक्ट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके बाद है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, अदर इकोनॉमिक इफेक्ट्स और मॉरल इफेक्ट्स एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली देखा कि इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव है वो देखा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हम लोगों ने देखा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स पे क्या प्रभाव होगा, प्रोड्यूसर्स पर क्या होगा, कंज्यूमर्स पे क्या प्रभाव होगा। उसी टाइप से हम लोगों ने देखा वेज अर्नर्स पर क्या प्रभाव होगा। तो ये एक टाइप का आर्थिक प्रभाव ही है, लेकिन इसके अलावा भी आर्थिक प्रभाव है इन्फ्लेशन के, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट की जहां तक बात है, तो हमें और 3 इफेक्ट्स को कवर करना है, जो है अदर इकोनॉमिक इफेक्ट्स, मॉरल इफेक्ट्स एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स। ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लॉन्ग हो गया है एंड जो अदर इकोनॉमिक इफेक्ट्स है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और तब हमारा इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। आज के इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो बेसिकली इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव होगा उसे डिस्कस किया। इस दौरान आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने आज डिस्कस किया है, यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू व्हाट्सएप, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।